तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो बंधु, लौट आया हूँ मैं क्राउन ज्वेल के पूरे शो के हाइलाइट्स को लेके। और इस साल क्राउन ज्वेल के शो का जैसा कार्ड था, हम सभी बहुत दिनों से इस पेपर व्यू के लिए हाइप थे। और अब शो खत्म होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जैसा पूरा कार्ड था, सारे मैचेस ने हमें सेम तरीके से डिलीवर भी करके दिया। तो सारे मैचेस के क्या क्या रिजल्ट थे, क्या हमें कोई टाइटल चेंज देखने को मिला या नहीं, हम सब कुछ वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप हर बार की तरह वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। वैसे अगर आपने चैनल पे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, जहां मैंने ऑलरेडी क्राउन ज्वेल का मेगा मिन इवेंट रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच कवर किया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्राउन ज्वेल की वीडियो में। क्राउन ज्वेल के शो को ओपन करता है शॉकिंगली एक बहुत ही बड़े मैच से, जो कि हमें देखने को मिला एज वर्सेस सेथ रॉलिंस का हेल इन अ सेल मैच। आई डोंट थिंक किसी ने भी एक्सपेक्ट किया होगा कि ये मैच हमें शो के शुरू में ही देखने को मिल जाएगा। और इस मैच के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, दोनों सुपरस्टार्स कमाल के परफॉर्मेंस तो है ही, उसके अंदर है हेल इन अ सेल की स्टिपुलेशन। तो आप जरा इमेजिन करो हमें इसके अंदर कितने कमाल कमाल के स्पॉट्स देखने को मिले होंगे। मैच शुरू होने के कुछ देर बाद ही हमें देखने को मिलता है कि एज जो है चेयर लेके आते हैं और वो चेयर का निचला हिस्सा तोड़ के जो क्रॉस फेस लगाते हैं ना, वैसे ही लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसमें एज अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन उसका फायदा उठाते हैं सेथ रॉलिंस, क्योंकि रॉलिंस चेयर लेके अटैक कर देते हैं एज के ऊपर। और रॉलिंस क्या करते हैं, वो चेयर का निचला हिस्सा लेके एज की आंख में मार देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि रॉलिंस जो है वो एज के जिगरी दोस्त क्रिश्चियन का मैन्यूवर लगा देते हैं एज के ऊपर। लेकिन उसके कुछ देर बाद ना रॉलिंस जो है वो रोप के ऊपर चढ़ के एज के ऊपर शायद कूदने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी टाइम एज आके पीछे से धक्का मार देते हैं रॉलिंस को, और रॉलिंस जो है वो रिंग के ऊपर से, रिंग के साइड में टेबल लगा हुआ था, वहां पे गिर जाते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि एज जो है रॉलिंस के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। एज ने जो है स्टील स्टेप से रॉलिंस के ऊपर हमला किया, उसके बाद बकल बॉम्ब एंड स्पीयर भी लगाया, लेकिन रॉलिंस सब पे किक आउट कर देते हैं। और इन दोनों का मैच जैसा चल रहा था ना, ऑडियंस एकदम फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रही थी मैच के अंदर। हमें लगा था दिस इज ऑसम के चैन सुनने को मिल रहे थे। कुछ देर बाद हमने लैडर का यूज भी देखा। रॉलिंस जो है लैडर के ऊपर से एक सनसेट फ्लिप बॉम्ब लगाते हैं टेबल के ऊपर एज को। लेकिन इतना कुछ देखने के बाद जब मैच की एंडिंग थी, कुछ ऐसे नजर आई कि रॉलिंस एक चेन लाते हैं और उस चेन को अपने बूट पे फंसाते हैं। और वो चेन लगे हुए बूट से वो सबसे पहले एक सुपर किक लगाते हैं एज को, और फिर वो अपना कर्व स्टॉर्म लगाने जाते हैं। लेकिन जैसे ही रॉलिंस कर्व स्टॉर्म लगाने गए, एज ने चेयर लेके रॉलिंस के टांगों के बीच में, मतलब समझ रहे हो ना, वहां पे अटैक कर दिया। और इससे जैसे ही रॉलिंस थोड़े से ठंडे पड़ गए, एज ने जो है वही चेन लगाई अपने बूट पे, और फिर एज लगाते हैं सुपर किक्स रॉलिंस के ऊपर, और फिर वही चेन खोल के स्क्रू ड्राइवर के सहारे उन्होंने रॉलिंस के ऊपर एक क्रॉस फेस लगा दिया। लेकिन इस पे जैसे ही रॉलिंस स्टेप आउट करने जाएंगे, एज ने बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं। एज ने लगा दिया रॉलिंस का अपना मैन्यूवर कर्व स्टॉर्म रॉलिंस के ऊपर ही, और इस तरह से रॉलिंस को एज ने पिन करके इस मैच को जीत लिया। मतलब सचमुच क्या कमाल का मैच था ये। और मेरे हिसाब से अब तो इनकी राइवलरी खत्म हो चुकी है। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है अली वर्सेस लोकल बॉय मंसूर के बीच में। और एज एक्सपेक्टेड मंसूर को एक बहुत ही अच्छा रिसेप्शन मिलता है अपने क्राउड की तरफ से। और मुझे इस मैच की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस मैच को अच्छा खासा टाइम दिया गया है। ऐसा कहीं से भी नहीं था कि इस शो के अंदर और भी काफी बड़े बड़े मैचेस हैं, तो इस मैच को हम छोटा कर देते हैं। खैर मैच तो आसानी से मंसूर जीत ही गए, लेकिन मैच के बाद क्या होता है, अली जो है मंसूर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पे एक म्यूजिक प्ले होता है। स्टेज में एक बंदा चल के आता है, मुंह पे पूरा कपड़ा बांधे हुए। एक तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा है कौन, ऊपर से वो और धीरे से चल के आ रहा था। 5 मिनट तक सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन रिंग में आने के बाद जब उन्होंने अपने मुंह से कपड़ा उतारा, तो वो निकले सऊदी अरेबिया के सिल्वर मेडलिस्ट तरेक हमेदी, जिन्होंने इस साल सिल्वर मेडल जीता हुआ था कैरेटे के अंदर ओलंपिक्स में। अब क्योंकि वो सऊदी अरेबिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे उनको बस शोकेस किया गया था। वो आके अली को एक किक लगा देते हैं, और इस तरह से उनके और मंसूर के बीच में एक स्वीट सा मोमेंट बनता है। शो के अंदर नेक्स्ट मैच आता है रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आरके ब्रो वर्सेस एजे स्टाइल्स एंड ओमस के बीच में। और सबसे पहली चीज जो इस मैच के अंदर नोट करने की थी, वो थी रिडल की एंट्री। क्योंकि रिडल जो है वो रिंग पे आते हैं कैमल के ऊपर बैठ के, और पूरे मैच के दौरान ऑडियंस जो है वहाँ पे आरके ब्रो चिल्ला चिल्ला के पागल हो गई। मैच भी ये ओके ओके सा था, हर बार की तरह वही हमें देखने को मिल रहा था कि एजे स्टाइल्स मार खा रहे हैं, और जैसे ही ओमस को टाइटल मिल रहा है, ओमस डोमिनेट कर रहे हैं। और इस मैच का रिजल्ट भी काफी प्रेडिक्टेड सा था, क्योंकि जब एजे स्टाइल्स लगाने जाते हैं अपना फेनोमेनल फोरआर्म रैंडी ऑर्टन के ऊपर, उसको रैंडी ने काउंटर कर लिया आरकेओ में, और रैंडी ने स्टाइल्स को पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का फाइनल मैच जेलिना वेगा वर्सेस ड्रू ड्रॉप के बीच में। अब क्योंकि आपको पता है कि जेलिना वेगा एंड ड्रू ड्रॉप के बीच में जो साइज है उनका डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसी का डिसएडवांटेज मिल रहा था जेलिना वेगा को। इसलिए मैच
में भी हमने यही देखा कि ज्यादातर मैच में डूडवॉप ने ही डोमिनेट किया, लेकिन पूरे मैच के डोमिनेंस से क्या होता है, कौन सा सुपरस्टार किस टाइम में कैसे जीतता है वो मैटर करता है। और वही करके दिखाया जेलिना वेगा ने, क्योंकि यहाँ पे जेलिना वेगा ने जैसे तैसे अपना मिनूवर लगाया डूडवॉप के ऊपर और डूडवॉप को पिन करके जेलिना वेगा बन चुकी है क्वींस क्राउन टूर्नामेंट की विनर और अब से वो हमारी महारानी कहलाएंगी। मैं पर्सनली काफी खुश हूँ WWE के डिसीजन से एंड आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे जो कि जेलिना वेगा को पुश मिलते हुए देखना चाहते हैं। और वो लोग जो सोच रहे थे कि एलिस्टर ब्लैक WWE से जा चुके हैं तो जेलिना वेगा का यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए WWE की तरफ से ये बहुत बड़ा आंसर है। शो के ऊपर अगला मैच आता है गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली नो होल्ड्स बार्ड मैच। तो इस मैच के बारे में मैं आपको क्या क्या बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैच के शुरू होने से पहले WWE ने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया मैच के अंदर कि नो होल्ड्स बार्ड के साथ साथ ये मैच में बन चुका है फॉल्स काउंट एनीवेयर, मतलब रिंग के बाहर स्टेडियम में कहीं भी कोई भी किसी को पिन कर सकता है। और अब इस मैच की बात करें तो गोल्डबर्ग ने जब से रिटर्न किया है 2016 में ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में सर्वाइवर सीरीज के अंदर, तब से लेके आज तक ये गोल्डबर्ग का सबसे लंबा मैच है। और ना ही किसी गोल्डबर्ग ने लंबा मैच लड़ा, उन्होंने अच्छे से परफॉर्म भी किया। वैसे गोल्डबर्ग के मैचेस में थोड़ा सा डर तो लगता है, जब से उनका अंडरटेकर के साथ वैसा मैच हुआ था तब से सभी को थोड़ा सा टेंशन रह जाता है। लेकिन इस मैच के शुरू से हम देखते हैं कि गोल्डबर्ग बहुत पनिशमेंट लेते हैं। लैशली जो है गोल्डबर्ग के ऊपर बहुत सारे चीयर शॉट्स लगाते हैं, रिंग पोस्ट में गोल्डबर्ग का हेड शॉट देते हैं और फिर लैशली एक टेबल भी निकालते हैं गोल्डबर्ग को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही वो टेबल में गोल्डबर्ग वो पटकने जाते हैं, गोल्डबर्ग वहां से हट जाते हैं और लैशली लगे गिरते हैं टेबल के ऊपर। और यहाँ पे मौका बन गया था गोल्डबर्ग के लिए। सबसे पहले गोल्डबर्ग लगाते हैं स्पीयर लैशली को और फिर वो लगाने जाते हैं जैक हैमर। लेकिन जैक हैमर लगाने के बाद गोल्डबर्ग लैशली को पिन नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मकसद जीतना नहीं था, यहाँ पे मकसद था लैशली को हर्ट करने का। और उसके बाद हमने देखा कि बैरिकेड के ऊपर भी लैशली को एक स्पीयर लगता है गोल्डबर्ग की तरफ से और इतना मार खाने के बाद ना लैशली जो है थक चुके थे, वो वहां से जाने लगे और बोलने लगे कि मैं नहीं लड़ रहा। लेकिन तभी वहां पे लैशली के मददगार हर्ट बिजनेस आ जाते हैं। उन्होंने कैंडल स्टिक्स लेके गोल्डबर्ग को हमला करने की कोशिश तो की, लेकिन उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। गोल्डबर्ग ने जो है दोनों को मार के कैंडल स्टिक्स खुद ले ली और उसी कैंडल स्टिक से लैशली के ऊपर हमला कर दिया। और फिर आता है मैच के ऊपर एक बहुत ही स्कैरी पोजीशन। अब क्या होता है, ये सब करते करते ना वो लोग स्टेज के एकदम बाहर में चले जाते हैं और वो लोग जहाँ पे खड़े हुए थे वो स्टेज का ऊपर का जगह था, उसके नीचे वहां पे बहुत टेबल्स, चेयर्स, फिर तार वगैरह, म्यूजिक सिस्टम पड़े हुए रहते हैं ना, वहां पे वैसा रखा हुआ था। अब वो वाला पोजीशन देख के मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो गोल्डबर्ग क्या करते हैं, वहां से ऊपर से वो लैशली को एक स्पीयर लगाते हैं और दोनों गिरते हैं एकदम ऊपर से तीनों टेबल के अंदर। और क्योंकि फॉल्स काउंट एनीवेयर था इसलिए गोल्डबर्ग ने वहीं पे पिन कर लिया लैशली को और गोल्डबर्ग ने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना बदला ले लिया। मतलब सचमुच अगर आप गोल्डबर्ग के फैन हो तो आप इस मैच से एकदम खुश हो जाओगे कि गोल्डबर्ग ने जिस तरह का परफॉर्मेंस दिया है मैच के अंदर। और मेरे हिसाब से अगर ये गोल्डबर्ग अपना लास्ट मैच भी डिक्लेयर करते हैं तो किसी को भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वाला मैच अगर गोल्डबर्ग का लास्ट मैच हुआ तो ये बहुत कमाल का गया है। शो के ऊपर अगला मैच आता है किंग ऑफ द रिंग का फाइनल्स, जेवियर वुड्स वर्सेस फिन बैलर। अब ये मैच के अंदर कहानी ये थी कि फिन बैलर जो है एक्सट्रीम रूल्स में हारते हुए आ रहे हैं रोमन रेंज के सामने और फिन बैलर हमेशा से ही बहुत ओवर है फैंस के साथ। लेकिन दूसरी साइड जेवियर वुड्स भी हैं जिनको फैंस चाहते हैं कि कोफी एंड बिगी के बाद इनको भी पुश मिले। तो WWE है ना यहाँ पे बीच में फंस चुकी थी कि दोनों के बीच में किसको जीता है। लेकिन यहाँ पे WWE गए जेवियर वुड्स के साथ और जेवियर वुड्स ने पिन कर लिया फिन बैलर को और हमारे नए राजा कहलाएंगे अब जेवियर वुड्स। मेरे हिसाब से बहुत ही सही डिसीजन था ये WWE का, क्योंकि फिन बैलर ऑलरेडी बहुत फेमस है, उनको बहुत नाम हो चुका है। उनसे ज्यादा जेवियर वुड्स को जरूरत थी इस मैच की। अब देखते हैं राजा बनने के बाद जेवियर वुड्स क्या क्या करते हैं। शो का नेक्स्ट मैच था बिगी वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का WWE चैंपियनशिप के लिए मैच। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इन दोनों की एजिलिटी के बारे में। मतलब आपको पता है ड्रू मैकिंटायर एंड बिगी जो है वो कितने लंबे चौड़े हैं, लेकिन ये दोनों कितने एजाइल है। वो रिंग में ऐसे फुर्ती के साथ भागते हैं, देख के ऐसा लगता है जैसे कि वो क्रूजर वेट्स हो। मैकिंटायर बिगी को ऐसे ऐसे करके सुप्लेक्स दे रहे थे, देख के लग रहा था कि बिगी जैसे कोई 100-150 पाउंड के इंसान होंगे और मैकिंटायर आराम से उनको फेंक रहे हैं। पूरा मैच ये काफी कमाल का चलता है। हमने ये भी देखा कि बिगी के बिग एंडिंग पे मैकिंटायर ने किक आउट कर लिया, मैकिंटायर के क्लेमोन पे बिगी ने किक आउट कर लिया। पूरे मैच के दौरान ऑडियंस जो है होली शिट के चैंट्स लगा रहे थे। कोई कुछ भी मूव परफॉर्म कर रहा है तो उसमें वन मोर टाइम के चैंट्स लग रहे थे। लेकिन फाइनली हमने देखा कि बिगी लगाते हैं एक और बिग एंडिंग मैकिंटायर के ऊपर और इस पे मैकिंटायर किक आउट नहीं कर पाए और बिगी ने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और क्योंकि दोनों बेबी फेस सुपरस्टार हैं तो जाते जाते हमने देखा कि मैकिंटायर एक थम्स अप करके जाते हैं बिगी को कि चलो भाई अब तुम रॉ संभालो, मैं तो स्मैकडाउन में निकला। शो के ऊपर नेक्स्ट मैच आता है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बेकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच में। और सबसे पहले हमने ये देखा कि जैसे ही बेकी लिंच का म्यूजिक हिट होता है एक बहुत ही तगड़ा पॉप पड़ता है ऑडियंस की तरफ से। उसके बाद साशा बैंक्स आती है, उसके बाद बियांका ब्लेयर भी आती है।
मैच शुरू होता है तीनों के बीच में और ये मैच मेरे हिसाब से तो काफी लंबा चौड़ा मैच था। ये तीनों सुपरस्टार्स की परफॉर्मेंस भी काफी कमाल की ही थी। हमने ये भी देखा कि पूरे मैच के दौरान बियांका ब्लेयर जो है वो अपने स्ट्रेंथ का यूज कर रही थी। काफी बार बेकी को एंड साशा को एक ही हाथ से उठा रही है, दोनों को एक साथ फेंक रही है। ऐसी बहुत सी चीजें हमें देखने को मिली। पर बहुत देर मैच चलने के बाद एंडिंग कुछ ऐसे होती है जब बियांका ब्लेयर अपना केओडी लगाती है बेकी लिंच के ऊपर, लेकिन जैसे ही वो पिन करने जाती है वहां पे साशा बैंक्स आ जाती है और बियांका एंड साशा के बीच में ना झगड़ा चालू हो जाता है कि मैं पिन करूंगी, मैं पिन करूंगी। और इसी झगड़े के अंदर बेकी लिंच ने एक रोल अप करके पिन कर दिया साशा बैंक्स को और बेकी लिंच यहाँ पे अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर गई। तो अब बेकी लिंच रह गई रॉ में स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के साथ और शार्लेट गई स्मैकडाउन में रॉ वुमेन चैंपियनशिप के साथ। तो अब देखते हैं WWE इन दोनों के बीच में अदला बदली कैसे करवाती है। वैसे इस मैच के बाद ही हमें देखने को मिला ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस के बीच का मेन इवेंट, जो कि मैंने इसके पहले की वीडियो में कवर किया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देखना। एंड ओवरऑल क्राउन ज्वेल शो की बात करें तो मुझे शो काफी पसंद आया। हाँ, शो के अंदर कोई टाइटल चेंज देखने को नहीं मिला, लेकिन ठीक है यार, हर शो के अंदर टाइटल चेंज थोड़ी ना होगा। अब WWE का अगला पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज है, तो अब देखते हैं WWE उसके अंदर क्या क्या इंटरेस्टिंग प्लान करती है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।